हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उसमें से कुछ चीजें जो फैक्चुअल है वो रह गई थी, जिसको मैं आज आगे आप लोगों को कंटिन्यू कराती हूँ। देखिए, आरटी 2009 है, इनके अनुसार जितनी सारी चीजें या आरटी 2009 में जितनी सारी चीजें निर्देशित की गई है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, आरटी 2009 के अनुसार क्या होता है, प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो क्या निर्धारित किया गया है, 30:1 निर्धारित किया गया है। कहाँ पे निर्धारित किया गया है? प्राथमिक कक्षाओं में। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 का मतलब ये है कि अगर कोई जो प्राथमिक कक्षा उसमें यदि किसी कक्षा में 30 स्टूडेंट होते हैं तो उसके पीछे एक टीचर रहेंगे वहां पे। क्लियर है? 30 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर, ठीक है। मतलब एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट अगर है तो उनके लिए एक शिक्षक वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये पहला प्राथमिक कक्षाओं के लिए था, दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है वो 35:1 किया गया है, 35:1 के अनुपात में रखा गया है। मतलब 35 स्टूडेंट के लिए कितने टीचर की व्यवस्था? एक टीचर की व्यवस्था, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज है ना, एक सब्जेक्ट के लिए एक शिक्षक, ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 8वीं तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो वहां पे विद्यार्थी और शिक्षक का जो रेशियो है, ये जो अनुपात है वो क्या रहेगा? 40:1 रहेगा। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के बारे में बताया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या, प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या का मतलब क्या है, वहां पे जो एडमिशन, जितने बच्चों ने वहां पे एडमिशन लिया है, ठीक है, अगर जितने बच्चों ने जो एडमिशन लिए है उसकी संख्या अगर 200 से अधिक है एक स्कूल में, जहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक का है वो स्कूल, और वहाँ पे 1 से 8वीं तक के जितने स्टूडेंट है अगर उनकी जो संख्या है वो 200 से अधिक है तो वहाँ पे विद्यार्थी, मतलब जो छात्र है और जो शिक्षक है, जो स्टूडेंट है और जो शिक्षक है, इनका अनुपात क्या रहेगा? 40:1 रहेगा, ठीक है। देखिए, छात्र है मतलब सिर्फ बॉयज स्टूडेंट नहीं ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट के बारे में बताया गया है कि स्टूडेंट कितने होंगे? 40 होंगे और उनके लिए एक टीचर वहां पे उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। ये क्या है? आपका एक स्कूल के बारे में बताया गया है कि वो स्कूल कैसा प्राथमिक स्तर वाला स्कूल है। तो अगर प्राथमिक स्तर पे इस जो स्कूल जो है वहां पे 150 से अगर अधिक बच्चे उस विद्यालय में हैं तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक का मतलब एक आपका प्रिंसिपल होंगे और कितने शिक्षक होंगे? 5 शिक्षक वहां पे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितना डिसाइड किया गया? 45 घंटे डिसाइड किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पूछा गया है कि जो शिक्षक हैं इनके लिए जो एक सप्ताह में ना, एक सप्ताह में कितने घंटे वो कार्य करने चाहिए? न्यूनतम, मिनिमम बताया गया 45 घंटे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर। देखिए, प्राथमिक स्तर पर 2 प्रकार की चीजें हैं, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, मतलब न्यूनतम मतलब मिनिमम वो कितने घंटे उनको पढ़ाना चाहिए? मिनिमम 800 घंटे पढ़ाना चाहिए। और कार्य की जो अवधि है, कार्य जो दिवस है वो कितने होने चाहिए? 200 दिन होने चाहिए। ओवरऑल पूरे एक साल के बारे में बताया गया है कि एक साल में मिनिमम 800 घंटे और कितने दिन होने चाहिए? 200 दिन होने चाहिए। ये कौन से स्तर के लिए है? प्राथमिक स्तर के लिए है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाएगा तो इसमें भी यही दोनों भाग रहेंगे, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस। तो जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे हैं इसमें 1000 घंटे डिसाइड किया गया है और जो दिन है या कार्य दिवस जो है ये 220 दिन डिसाइड किया गया है। कब के लिए? कौन से स्तर के लिए? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, मतलब कि कौन सी कक्षा तक के बालकों को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8वीं तक, 8वीं के बाद बालकों को निष्कासित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कक्षा 8वीं तक के जो बच्चे हैं इनको विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये सारे जो क्राइटेरिया है वो किसमें बताया गया है? आरटी 2009 में बताया गया है। क्लियर है?
इसके बाद नेक्स्ट है कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे घर से विद्यालय जो है, घर से जो स्कूल है, इसके लिए एक डिस्टेंस डिसाइड किया गया है। ठीक है, कैसे डिस्टेंस डिसाइड किया गया है? कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं, तो इनके लिए घर से विद्यालय की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। मतलब वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर विद्यालय और घर का जो डिस्टेंस है ये नहीं होना चाहिए। तभी तो हर एक गांव में एक स्कूल होता ही है, कम से कम पहली से 5वीं तक का स्कूल रहता ही है, भले 8वीं तक का ना रहे लेकिन पहली से 5वीं तक का स्कूल रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि घर से विद्यालय की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो इसको शॉर्ट में MSC बोला जाता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये अभिभावक लोग ही होते हैं। ठीक है, मतलब अभिभावकों में से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। इसके बाद नेक्स्ट है स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व किनका होता है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का होता है। हर एक विद्यालय के लिए एक विद्यालय प्रबंधन समिति बनाया जाता है। स्कूल में जितने जैसे मध्याह्न भोजन चल रहा है तो वो सारी चीजों को मैनेजमेंट करने का काम किनका रहता है? विद्यालय प्रबंधन समिति का रहता है। तो यहाँ पे बोला गया कि स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो ये जो है हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था समावेशी शिक्षा के बाद सारी चीजें चल रही है ना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब क्या है? जो मंदबुद्धि है, या जो शारीरिक रूप से विकलांग है, या जो मानसिक रूप से विकलांग है, या जो इंटेलिजेंट भी है, ये सब विशेष बच्चे आते हैं। ये यहाँ पे विशेष आवश्यकता का मतलब इंटेलिजेंट बच्चों से नहीं है, ये सब दिव्यांगजन बच्चे हैं या मंदबुद्धि बच्चों से। तो ऐसे बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई करना चाहिए? इनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसको मैं आप लोगों को इससे पहले वाली जो क्लास उसमें बताई हूँ कि समावेशी शिक्षा जो है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के जैसा माहौल प्रदान करने के लिए ये शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट किया गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट है RT 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन है या मुफ्त जो शिक्षा है ये कब तक है? 18 वर्ष तक। मतलब वो जो बच्चे जो है, जो दिव्यांग बच्चा है, 18 वर्ष तक उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। ये किसके अनुसार है? RT 2009 के अनुसार है। ठीक, फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। यहाँ तक RT 2009 हमारा समाप्त होता है। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है ये यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसको बोला जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या इसको शॉर्ट में NCF 2005 बोला जाता है। 2005 क्यों? क्योंकि 2005 में ही ये लाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध रहता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है जिसका नाम रहता है सभ्यता और प्रगति। इसी निबंध से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब वहां पे उसने, अच्छा ये जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या का मतलब अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाएगा तो एक सिलेबस है। मतलब कि जैसे अगर आपके पास मोटी सी किताबें हैं पर उस किताब में आपको सिलेबस ही नहीं दिया गया, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दे दिया गया है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको। लेकिन अगर आपको सिलेबस क्लासिफाई करके दे दिया गया कि इसमें से ये सारे टॉपिक्स हैं और टॉपिक वाइज इसको बांट दिया गया, तो आपके लिए पढ़ने में वो इजी हो जाएगा। तो पढ़ाई में सुविधा लाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार किया गया है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। नेक्स्ट है जो NCF 2005 है, इसके अनुसार क्या होता है? स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित है। ये जो स्कूल शिक्षा जो है ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित है का मतलब ये है कि जैसे बच्चे जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चे किस प्रकार से उनको वो अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। मतलब बच्चों को फोकस करके ही उनका सिलेबस रेडी किया गया है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है NCF 2005 को कि ये जो स्कूल शिक्षा ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है, बाल केंद्रित है। ये इसको याद रखिएगा, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि NCF 2005
पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, या पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है, या बाल केंद्रित है, या कौन से इनमें से सही नहीं है। तो ये जो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित या केंद्रित नहीं है, ये बाल केंद्रित है। ठीक है, बच्चों पे फोकस करके ये तैयार किया गया है। फिर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005। ये जो एनसीएफ 2005 है, इसमें क्या है कि ये रेडी का मतलब रेडी किया गया, लेकिन किनकी अध्यक्षता में रेडी किया गया है? तो एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। हो सकता है इसे फैक्ट क्वेश्चन बन जाए कि एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया, किनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो एनसीएफ 2005 है, इनके किस किस प्रकार के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, ये जो ज्ञान है इसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब ये है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उनको अपने डेली लाइफ में भी आप उनको कनेक्ट कर पाए। मतलब जो पढ़ाई है, जैसे आप जब पढ़ते स्कूल टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे गणित पढ़ रहे हैं, चाहे विज्ञान पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनका डेली लाइफ में क्या उपयोग होता है ना। तो ये वही है कि जो ज्ञान है इसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब बाहर में आप जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट, उसको आप किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, उनका आपको यूज करना है। क्लियर है? ये पहला चीज, पहला सिद्धांत है। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, क्योंकि आप रटेंगे तो चीजें आप सिर्फ रट पाएंगे और लिमिट टाइम तक याद रहेगा। लेकिन अगर उसको आपने समझा है तो उसको वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, अगर चीजें आप समझ गए हैं तो। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है कि ये जो स्कूल जो शिक्षा ये पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित है। तो यही बोला गया जो पाठ्यचर्या है ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब देखिए, अगर हो सकता है कोई 5th क्लास का बच्चा है, उसके लिए इतनी मोटी बुक अगर दे दी गई है, सिलेबस ही रेडी नहीं किया गया, तो क्या वो बच्चा उतनी मोटी बुक पढ़ पाएगा? वो तो देख के ही डर जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि बच्चों का जो कैपेसिटी है उसके आधार पर जो पाठ्यचर्या है वो होना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ये आपका फर्स्ट वाली लाइन से कनेक्ट हो सकता है कि विद्यालय में जो दी जाने वाली शिक्षा है इसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब जैसे खेल खेल में पढ़ाई होता है ना, या जैसे अगर आप खेल रहे हैं तो उस चीज में आप अपनी पढ़ाई को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाने चाहिए। ये जो है एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं। अब देखिए, ये जो एनसीएफ 2005 है, उत्पत्ति तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसका निर्माण जो है वो किनके द्वारा किया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बारे में। फिर नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव। सबसे पहला इसमें दिया गया है कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। इंफॉर्मेशन और नॉलेज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी फालतू की भी सूचना अगर देता है तो आपको उसको नहीं लेना है। मतलब ये होता है ना कि अच्छी चीजें आप एक्सेप्ट करिए, बुरी चीजें आप छोड़ दीजिए, पर सूचना के अंतर्गत अच्छी और बुरी दोनों चीजें आती है। तो इसमें वही है कि अगर बुरी इंफॉर्मेशन है या बुरी सूचना है तो उसको ज्ञान नहीं मानना है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र जो एनसीएफ 2005 है, इसमें जो शिक्षण सूत्र दिया गया है बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए, ये कैसा दिया गया है? शिक्षा के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए और मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। इसके भी बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सजा व पुरस्कार की भावना का प्रयोग। तो सजा और पुरस्कार की भावना का प्रयोग, इसको मैं एक और क्लास में आप लोगों को बताई थी। जैसे कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो थोड़ा सा उनको दंड दिया जाना चाहिए, और पुरस्कार कैसे कि अगर वो चीजें कर रहा है, प्रॉपर वर्क करके आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए उनको क्लास में सबके सामने या तो उनके लिए क्लैपिंग करवानी चाहिए या उनको किसी भी प्रकार से पुरस्कृत करना चाहिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो पाए। फिर नेक्स्ट है मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जो मातृभाषा है वो हर किसी को आती है, तो इसीलिए मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने के लिए यहाँ पे सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती है। मतलब क्या है? देखिए, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती है, मतलब अगर बुक्स जो है मोटी रहेंगी तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसीलिए सिलेबस जो तैयार किया जाता है उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो मोटी बुक्स है उसको ना करके बच्चा सिर्फ सिलेबस के हिसाब से उस चीज़ों को पढ़ पाए। फिर नेक्स्ट दिया गया है एनसीएफ 2005 में कि बिना बोझ के शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो बिना बोझ के शिक्षा पर जोर दिया जाए जो है, इसका मतलब यही है कि मोटी बुक्स का मतलब ज़्यादा बोझ रहेगा, तो कम सिलेबस और लिमिटेड चीज़ें में अच्छा ज्ञान मिल जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। इनको उपदेश देकर ना, बच्चों को एक अच्छा सा माहौल प्रोवाइड करके उनका नॉलेज को बढ़ाया जाए। फिर लास्ट दिया गया है, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। देखिए, चहुमुखी विकास का मतलब पूरी तरह से विकास, बच्चा सिर्फ पढ़ाई में भी ना हो, पढ़ाई बस में है बाकी अदर एक्टिविटी में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अदर एक्टिविटी में भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो उपदेश है ये एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें सुझाव दिया गया है। इसके बाद की जो आगे की जो कुछ चीज़ें बच गया है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपको पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।